नमस्कार फ्रेंड, मैं मोनिका आपका अपने यूट्यूब चैनल फैमिली फन गार्डनिंग पर स्वागत करती हूं। और आज हम अपने किचन गार्डन से कुछ लीफ वेजिटेबल तोड़कर उसका एक रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि सर्दियों में सबकी फेवरेट सब्जी होती है। जी हाँ, सरसों का साग और बाजरे की रोटी। मैं यहाँ पर सबसे पहले साग बनाने के लिए चना तोड़ रही हूँ। ये हमारे गार्डन में कुछ चने के पत्ते मैंने यहाँ से तोड़ लिए हैं। और चने के बाद मैं यहाँ से कुछ मेथी भी तोड़ने वाली हूँ। ये देखो, मैंने एक एक करके बिल्कुल जो अच्छे अच्छे मेथी के पत्ते हैं वो मैंने यहाँ पर तोड़कर एक गुच्छी पूरी मेथी की यहाँ पर तोड़ ली है। और मेथी के बाद मैं अब यहाँ पर जो साग की मेन इंग्रेडिएंट्स होता है उसको तोड़ने वाली हूँ। जी हाँ, सरसों। और ये यहाँ पर देखो मैंने किस तरह से हरी हरी सरसों पूरी बास्केट भर कर तोड़ ली है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है सरसों का, जैसे कि बुके बनाया हुआ है। और सरसों के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर धनिया भी तोड़ने वाले हैं, जिसकी हम साथ में चटनी भी बनाएंगे। ये देखो, इस छोटी सी क्यारी में हमारा पूरा ग्रीन ग्रीन धनिया उगा हुआ है। और साग को मैं अपने गार्डन से तोड़कर घर पे ले आई थी। और उसके बाद मैंने सारी चीजों को मिलाकर बारीक बारीक यहाँ पर कट कर लिया है। और कट करने के बाद हमें इसको 2 से 3 बार पानी में डालकर इस तरह से अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि जो लीफ वेजिटेबल होती हैं उनमें बहुत सारी मिट्टी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल मिट्टी के पास ही उनके पत्ते होते हैं, तो उनमें बहुत सारी मिट्टी आती है। देखो, मैं आपको और भी करीब से दिखाती हूँ। देखो कितनी सारी मिट्टी यहाँ पर इसमें से निकली है। तो हमें 3 से 4 बार इसको अच्छे से पानी से साफ कर लेना है, ताकि हमारी साग में से सारी मिट्टी प्रॉपर तरीके से निकल जाए। नहीं तो हमारे साग में मिट्टी का किरकिरापन आ सकता है, जिससे हमारा साग टेस्ट में खराब हो जाएगा। ये देखो, मैंने 2 से 3 बार साग को अच्छी तरह से धो लिया है। और अब मैं लास्ट में इसमें पानी डालने वाली हूँ। ये देखो, मैंने इसमें पतीले में साग डालकर लास्ट में इसमें भी पानी डाल लिया है, ताकि ये एक बार और अच्छे से धुल जाए। और पानी डालकर अब मैं साग को चूल्हे के पास में, जो हमने ये चूल्हे पर हांडी रखी हुई है उसके पास ले आई हूँ। अब हम साग को इस अपनी मिट्टी की हांडी में डालने वाले हैं। आज हम साग को चूल्हे पर पकाने वाले हैं और मिट्टी की हांडी में इसको हम पकाने वाले हैं। तो सारे साग को मैंने इस हांडी में इस तरह से डाल दिया है। मिट्टी की हांडी में साग बनाने का एक अलग ही टेस्ट आता है। और ऊपर से हम इसको बना भी चूल्हे पर रहे हैं, तो इसका तो स्वाद आज डबल होने वाला है। ये देखो, सारे साग को मैंने इसमें पतीले में से निकाल कर धीरे धीरे करके इस हांडी में पूरा डाल दिया है। स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तनों में जो हम खाना बनाते हैं, उसकी बजाय जब हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसका स्वाद हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और ऊपर से जब हम इसको चूल्हे पर बनाएं तो उसका स्वाद और भी अधिक हो जाता है। चूल्हे पर इस तरह से मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना हमें हमारी ग्रामीण सभ्यता से जोड़ कर रखता है। और इस तरीके से जब हम किसी भी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसमें से मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है, जिससे खाना और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। ये देखो, मैं यहाँ पर अपनी पूंडी और सूटे को उठा कर ले गई हूँ। अब हम इसमें साग में डालने के लिए मसाला कूटने वाले हैं। ये देखो, मैंने इसको यहाँ पर धोकर लाकर रख दिया है। और ये देखो, ईशाना ने ये पूरा फैला कर रखा है। यहाँ पर साग के इसने पत्ते भी घेर रखे हैं। अब मैं साग में डालने के लिए लहसुन छील रही हूँ। हरे सब्जी में या सरसों का साग जब हम बनाते हैं तो उसमें लहसुन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा डलती है। ये देखो, मैंने यहाँ पर काफी सारी लहसुन की कलियां छील कर अपनी इस कुंडी में डाल ली हैं। और ये देखो, हमारी चूल्हे की आग किस तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से जल रही है। और साथ में हमारा इसके ऊपर साग भी बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा है। और चूल्हे की मीठी मीठी आग पर जब तक हमारा साग अच्छे तरीके से पक जाता है, उसके लिए तब तक हम अपना मसाला भी रेडी कर लेते हैं। ये देखो, मैंने कुछ लहसुन की कलियां यहाँ पर छीली हैं और साथ में मैं कुछ अदरक भी इसमें डालने वाली हूँ। अदरक डालने से साग का स्वाद और भी अच्छा आता है। ये देखो, मैंने अदरक को यहाँ पर छील कर बारीक बारीक अपनी इस कुंडी में कट करके डाल दिया है। और साथ में मैं कुछ मिर्चियां भी डालने वाली हूँ। सरसों के साग में आप लाल मिर्ची की जगह पर हरी मिर्ची डालिए। सरसों के साग में हमेशा हरी मिर्ची ही अच्छी लगती है, क्योंकि रेड मिर्ची के वो छोटे छोटे से पत्ते साग में अलग से दिखाई देते हैं, जो कि हरी मिर्ची डालने पर इस तरह से हमें वो नजर नहीं आते हैं। ये देखिए, मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्ची अपनी इस कुंडी में डाल ली है। और साथ में मैंने यहाँ पर ये अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक भी डाल दिया है। और मसाला कूटने के साथ साथ मुझे चूल्हे की आंच को भी चेक करना पड़ रहा है साथ साथ में, क्योंकि यदि आग हमारी बुझ गई तो हमारा साग बिल्कुल भी पककर अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो पाएगा। और मैं आपको चम्मच से उठाकर दिखाती हूँ कि हमारा साग अभी थोड़ी देर में ही पककर रेडी होने वाला है। तो मैंने अपना यहाँ पर मसाला कूटना भी स्टार्ट कर दिया है। और ये देखो, लहसुन और अदरक छिटक छिटक कर इससे बाहर निकल कर गिर रहे हैं, तो मुझे इनको धीरे धीरे इस तरह से कूटना पड़ रहा है। और ये देखो, हमारी ईशाना किस तरह से ठंडे पानी में हाथ डाल रही है, इसको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है।
और पानी में चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पानी में तो ये इस तरह से खेलती है जैसे कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और इसके पापा ने इसको अभी रोका है तो किस तरह से गुस्सा होकर अब यहाँ पर ये खड़ी हो गई है। सरसों के साग के साथ खाने के लिए आज हम बाजरे की रोटी भी बनाने वाले हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर अपना बाजरा भी लिया है। अब हम इसका आटा बनाने वाले हैं। ये देखो मैंने बाजरे में गेहूं और चने मिला रखे हैं जिससे कि हमारा आटा बिल्कुल एकदम सॉफ्टली और स्मूथली बनकर रेडी हो जाएगा। अब ये देखो मैंने यहाँ पर छोटी सी एक चक्की ला रखी है। अब हम इसमें ये बाजरे का आटा पीसने वाले हैं। ये बहुत ही ईजिली आप इसको अपने घर पर रख सकते हैं। इससे बहुत ही आसान हो जाता है। आपको थोड़ा सा भी अगर किसी चीज का आटा बनाना है तो आप इजी तरीके से इसमें बना सकते हैं। मैंने बाजरे को ऊपर इसमें डब्बे में इसके डाल दिया है और अब ये मैं यहाँ पर इसका तार लगाने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पर अपनी चक्की को स्टार्ट कर दिया है और इसमें से थोड़ा सा बाजरे का आटा भी निकल गया है। और ये जो मैंने रेड कलर का हैंडल यहाँ पर पकड़ा हुआ है, इसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना मोटा आपको या जितना बारीक आपको आटा चाहिए उसके अनुसार आप इसे सेट कर सकते हैं। और ये देखो नीचे आटा भी निकल कर रेडी हो गया है। इस तरह से बाजरे का आटा हम इस छोटी सी चक्की में आसानी से पीस सकते हैं। आप चने का आटा भी इसमें बना सकते हैं और गेहूं के आटे के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। यदि आपकी फैमिली छोटी सी है तो आप भी इस तरह से अपने घर पर कोई छोटी सी चक्की लाकर रख सकते हैं जिससे आपको कहीं भी इधर उधर आटा पीसने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखो मैं आपको इधर दिखाती हूँ कि हमारे घर से सनसेट किस तरह से होता हुआ दिखाई देता है। और ये देखो वास्तव में सनसेट का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। ये देखो शाम के अब 5 बजने वाले हैं और वापिस अब हम इधर आते हैं अपने चूल्हे के पास। और लगभग आधे घंटे में हमारा साग पककर बिल्कुल रेडी हो गया है। साग को पहले तो हमें प्रॉपर तरीके से पकाना होता है जिससे कि उसमें कोई भी डंठल ना रह जाए। यदि उसमें डंठल रहेंगे तो खाने में हमें उतना अच्छा नहीं लगेगा। और प्रॉपर तरीके से पकाने के बाद हमें उसे प्रॉपर तरीके से ही घोटना भी होता है। साग को हम जितना स्मूथली घोटेंगे उसका टेस्ट भी उतना ही ज्यादा आता है। ये देखो मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से घोट लिया है। अब मैं यहाँ पर अपना बाजरे का आटा छानने वाली हूँ। ये देखो हमारा बाजरे का आटा पीसकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको परात में छान रही हूँ रोटी बनाने के लिए। ये देखो थोड़ा थोड़ा अभी भी है ये चक्की चली हुई है और थोड़ा थोड़ा करके आटा इसमें से निकल रहा है। और मैं इसको यहाँ पर छान कर परात में इकट्ठा कर रही हूँ जिसे हम बाहर ले जाकर अब इसकी रोटी बनाने वाले हैं। सरसों के साग में सबसे जरूरी जो एक चीज होती है वो होती है आलन लगाना। आलन के बगैर सरसों का साग बिल्कुल भी नहीं बनता है। जिसे अब हम इसमें बाजरे के आटे का आलन लगाने वाले हैं। आप गेहूं के आटे से भी आलन लगा सकते हैं, आप बेसन से भी आलन लगा सकते हैं, लेकिन अब सर्दियों का सीजन है तो हम इसमें बाजरे के आटे से ही आलन लगाएंगे। बाजरे के आटे से आलन लगाने से साग का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। ये देखो मैंने इसमें कुछ बाजरे का आटा डाल दिया है। यदि आप इस तरह से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप किसी बर्तन में थोड़ा सा आटा डालकर उसमें पानी मिक्स करके उसका बैटर बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। और अब बाजरे का आटा डालने के बाद मैं इसमें कुछ लस्सी भी डालने वाली हूँ। लस्सी डालने से साग में कई गुना टेस्ट बढ़ जाता है। ये देखो आलन लगाने के बाद मैंने इसमें आधा गिलास लस्सी का भी डाला है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। ये देखो मैंने लस्सी डालने के बाद किस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमारा साग घुटकर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं आपको चम्मच से उठाकर भी दिखाती हूँ। ये देखो किस तरह से ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, बिल्कुल चिकना हो गया है। सरसों के साग को हम जितना स्मूथली बनाकर तैयार करेंगे उसका स्वाद हमें उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। और ये देखो मैं अब इस घोटने वाले को भी पानी से साफ करने वाली हूँ। इसके लिए मुझे इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा। इस पतीले में मैंने थोड़ी देर पहले दूध गर्म किया था तो मैंने उसी में पानी भी डाल लिया है। अब इस पानी से हम आटा भी गूंथने वाले हैं। अब हमें आलन लगाने के बाद साग को अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि उसमें हमें आटे का कच्चा टेस्ट ना आए। आटे का कच्चा टेस्ट आने से सब्जी बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगती है। तो मैंने चूल्हे में दोबारा से आग जला दी है जिससे कि हमारा साग पककर बिल्कुल अच्छे तरीके से और भी स्मूथ बन जाएगा। आलन लगाने के बाद साग और भी ज्यादा स्मूथ बन जाता है। और ये देखो विहान किस तरह से चूल्हे के पास में खड़ा हुआ है। ये वेट कर रहा है कि कब साग बनकर रेडी हो और कब मैं बाजरे की रोटी के साथ साग का स्वाद लूं। अब जो मैंने साग में डालने के लिए मसाला कूट कर तैयार किया था उसे अब हम साग में डालने वाले हैं। इस मसाले में मैंने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक मिलाकर इसको बारीक
पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखो, इसे अब हम अपने इस सरसों के साग में डालने वाले हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। ये देखो, मैंने सारा का सारा मसाला अब इसमें डाल दिया है और हमें मसाला डालने के बाद ये अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। यदि आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी डाल सकते हैं। ये देखो कितना अच्छे तरीके से हमारा साग बनकर रेडी हुआ है। मैं आपको एक बार और चम्मच से उठाकर दिखाती हूँ कि कितना स्मूथली हमारा साग बना है, बिल्कुल चिकना होकर ये रेडी हो गया है। यदि साग के साथ और बाजरे की रोटी के साथ खाने में साथ में चटनी भी मिल जाए तो उसका स्वाद अलग ही आता है। मैं यहाँ पर टमाटर और धनिये की चटनी भी बनाने वाली हूँ और ये देखो हमारा साग बिल्कुल और भी अच्छे तरीके से पककर रेडी होने वाला है। और विहान यहाँ पर चूल्हे के आगे बैठकर हाथ सेक रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा कब साग बनकर रेडी होगा। यहाँ पर मैंने लहसुन, मिर्च और नमक को अच्छी तरीके से कूट लिया है। अब मैं गार्डन से जो धनिया तोड़ कर लाई थी उसको भी यहाँ पर कूटने वाली हूँ। ये देखो, मैंने इसको पहले पतीले में जो मैंने पानी डाला हुआ है उसमें अच्छी तरीके से इसे धो लिया है। अब बारीक बारीक मैं इसको चक्कू से काट कर अपनी इस कुंडी में डालने वाली हूँ। धनिया डालने के बाद हमें धनिया को भी अच्छी तरीके से कूट लेना है। ये देखो, हमारा धनिया भी बिल्कुल अच्छे तरीके से अब कूट कर रेडी हो गया है। और ये देखो, विहान चूल्हे में आग जलाने में लगा हुआ है। ये देखो, चिमटा उठाकर इसने लकड़ियों को आगे पीछे करना स्टार्ट कर दिया है। और साग हमारा पककर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैंने इसको यहाँ पर चूल्हे से भी उतार दिया है। और आग देखो सर्दियों में कितनी अच्छी लगती है, इस तरह से जलती हुई आग के पास से उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और हमारी ये चटनी भी बनकर रेडी हो गई है। और साथ में ये यहाँ पर हमारे कान्हा जी भी आराम से बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब खाना बनकर रेडी होगा और कब मुझे खाना मिलेगा। ये देखो कितने आराम से शांति से बैठे हुए हैं। और अब मैं बाजरे की रोटी बनाने के लिए बाजरे का आटा लगाने वाली हूँ। सबसे पहले हमें बाजरे के आटे में थोड़ा-सा अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालना होता है। यदि आप नमक डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और जो मैंने पतीले में पानी ला रखा है, अब मैं इससे बाजरे का आटा गूँथने वाली हूँ। बाजरे का आटा हमें जब भी हमें रोटी बनानी होती है, उसी टाइम पर गूँथना होता है। हम बाजरे के आटे को पहले गूँथ कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसकी रोटियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। वह टूटने लग जाती हैं, क्योंकि बाजरे का आटा पहले इतना कड़क होता है कि उसकी रोटियां बनाते टाइम भी थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो हमें आटा भी साथ साथ में ही बनाना होता है। और ये देखो, ईशाना के पापा किस तरह से हांडी का ढक्कन उठाकर देख रहे हैं कि साग किस तरह का बनकर रेडी हुआ है। और ये मैंने यहाँ पर बाजरे का आटा लगाना स्टार्ट कर दिया है। आप इसमें हल्का हल्का सा पानी डालकर आटा लगाने की कोशिश कीजिए। यदि थोड़ा सा भी बाजरे का आटा लूज हो गया तो उसकी रोटियां इतनी अच्छी से नहीं बन पाएंगी। तो धीरे-धीरे पानी डालकर हमें बाजरे के आटे को थोड़ा-सा सॉफ्ट, थोड़ा-सा टाइट, बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह ही गूँथ लेना है। और ये देखो, ईशाना के पापा कटोरी उठाकर दिखा रहे हैं कि हमारी चटनी भी बनकर रेडी हो गई है। इसमें हमने हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, नमक और टमाटर डालकर इसे बनाया है। और कुंडी में जो हम चटनी बनाते हैं उसका टेस्ट मिक्सी में जो चटनी बनती है उससे ज़्यादा बेटर होता है। और आटा लगाने के बाद मैंने यहाँ पर रोटियां बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। बाजरे की रोटियां थोड़ी सी तेज आंच में बनती हैं, लेकिन हमारे चूल्हे की आंच ज्यादा ही तेज हो गई थी। तो मुझे एक लकड़ी यहाँ पर बाहर निकालनी पड़ी, जिससे कि रोटियां हमारी जलने से बच जाए, नहीं तो मेरी रोटियां ये जलने लग गई थी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले बाजरे की फर्स्ट रोटी बनाकर आपको दिखाई है। आप इसको घी हाथों पर लगाकर भी बना सकते हैं, या आप पानी भी हाथों पर लगाकर इसे आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने कितने आराम से बाजरे की रोटी दूसरी भी बनाकर रेडी कर दी है। और हमारी एक रोटी तवे पर पककर रेडी हो गई है। अब हम इसे नीचे चूल्हे में आँच के सामने पकाने वाले हैं। ये देखो, मैंने इसको बिल्कुल लकड़ियों के पास में आग के पास लगा दिया है। चिमटे से हमें इसको आगे पीछे थोड़ा सा करना होता है, ताकि रोटी एक जगह से जल ना जाए। और इस तरह से देखो, हमारी चूल्हे की आग भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जल रही है और रोटी हमारी बिल्कुल अच्छे से सिकने वाली है। मैं आपको भी रोटी सेक कर दिखाती हूँ। ये देखो, आग कितनी अच्छे तरीके से हमारी जल रही है और ये हमारी फर्स्ट रोटी भी सिक कर तैयार हो गई है। बिल्कुल आराम से आप बाजरे की रोटी इजीली इस तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं। ये हम सबसे पहले कान्हा जी की थाली यहाँ पर लगाने वाले हैं। मैंने सबसे पहले इसमें रोटी रखी है। अब हम उसके बाद सरसों का साग कटोरी में डालने वाले हैं।
और ये हमने कान्हा जी के लिए थाली लगाई है। और अब हम इसमें घर का बना हुआ मक्खन भी डालने वाले हैं। सरसों के साग में मक्खन डालने से उसका स्वाद और भी डबल हो जाता है। थोड़ा सा मक्खन मैंने साग में डाला है और कुछ मक्खन मैंने यहाँ पे कान्हा जी के लिए रोटी पर भी रख दिया है। अब हम ये सबसे पहली बनी हुई रोटी कान्हा जी के सामने परोसने वाले हैं, ताकि कान्हा जी इसका भोग लगा सकें। और सरसों के साग के साथ में लस्सी का स्वाद बहुत ही और भी ज्यादा अच्छा लगता है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर सरसों का साग आसानी से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें छौंक भी लगा सकते हैं। सरसों के साग में टमाटर, लहसुन और प्याज का छौंक सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और ये यहाँ पर मैंने विहान के लिए भी उसकी थाली लगा दी है। अब विहान भी सब्जी का स्वाद लेने वाला है, वो काफी देर से वेट कर रहा था।